एवरीवन, वेलकम टू पवनवाल एकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोगों के जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला। लास्ट मैंने आप लोगों को कोडॉन वाले पार्ट तक करवाया था दैट कि उन्होंने 2 और 3 न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीटेशन करके ये हम लोगों का कोड बनाए थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। उसी से आगे आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। दिस resulted in formation of polypeptide chain having two different amino acids placed alternatively leucine and serine। जब उन्होंने पूरा रेगुलर पैटर्न का न्यूक्लियोटाइड का पैटर्न यूज करके कोडॉन बनाए थे, तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी उसमें पूरी जो फॉर्मेशन हुई पॉलीपेप्टाइड चेन की, उसमें 2 डिफरेंट अमीनो एसिड्स को प्लेस्ड किया। द फर्स्ट वन इज ल्यूकाइन, द सेकेंड वन इज सेराइन। सिमिलरली polynucleotide chain with 3 nitrogen base repeats gave polypeptide chain with only 1 amino acids, that is CUA 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 CUA, जिसको हमने बोला ल्यूकाइन। ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें 3 नाइट्रोजन बेस अपने आप को रिपीट कर रहे थे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अमीनो प्रेजेंट था और उसमें जो कोड बना ल्यूकाइन, जैसे हम लोग बोलते हैं CUA 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 एंड CUA। Later Savrookia established that the enzyme polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerizing RNA with defined sequence in a template independent manner। उसके बाद सैव्रियोका साइंटिस्ट थे, उन्होंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीफॉस्फोराइज एंजाइम का यूज करा एंड आरएनए को एक इंडिपेंडेंट मैनर में एक सीक्वेंस की फॉर्म में लगा दिया। एंड फाइनली निरेनबर्ग, मैथ्यू एंड ओकिया deciphered all the 64 codons in the dictionary of genetic code। and finally निरेनबर्ग ने, मैथ्यू एंड ओकिया ने मिलके हमारे जेनेटिक कोड में प्रेजेंट टाइमिंग पर 64 कोडॉन्स को हम लोग का फाउंड आउट किया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरे कोडॉन है, 64 कोडॉन, जो किस तरीके से कौन सी न्यूक्लियोटाइड कौन से प्रोटीन को ल्यूकाइन सेराइन को रिपीट करके बनाए गए हैं। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अ न्यूक्लिक एसिड इज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। जब हमारे डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो अपने आप को डबल कर लेता है एक अनदर न्यूक्लिक एसिड में, एंड दीज टू प्रोसेसेस आर बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल। और ये दोनों ही प्रोसेस कॉम्प्लीमेंट्रिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। और इस पूरी ट्रांसलेशन के टाइमिंग पर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से अमीनो एसिड के पॉलीमर में ट्रांसफर होती है। Here complementarity principle does not exist। यहाँ पर complementarity principle कोई exist नहीं करता है। And it is evident that change in nucleic acid, that means genetic material, result in the change in amino acids of protein। और ये कहा गया है कि अगर न्यूक्लिक एसिड यानी कि जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज आता है तो कहीं ना कहीं जो प्रोटीन के अमीनो एसिड्स हैं उसमें चेंज आना। And this clearly explains the genetic code directs the sequence of amino acids during synthesis of protein। इस बात से ये चीज प्रूफ होती है, एक्सप्लेन होती है कि जो जेनेटिक कोड है वो हमारे अमीनो एसिड से डायरेक्ट क्या होते हैं, सीक्वेंस में लगे रहते हैं, और यही अमीनो एसिड्स क्या हैं, और ये अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस किससे होके आए हैं, प्रोटीन से होके आए हैं। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। हम लोगों ने जेनेटिक कोड के बारे में तो पढ़ लिया, अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। Genetic code of DNA has certain fundamental characteristics। The first one is genetic code is a triplet code। पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि जो हमारा जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट कोड है। The sequence of 3 consecutive base constitute codon। अभी हमने क्या देखा था कि 3 नाइट्रोजन बेस मिलके
हमारे एक कोडॉन को बनाते हैं, तभी तो बोला ट्रिपलेट कोडॉन, विच स्पेसिफाइज वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड। और इन 3 नाइट्रोजन बेस के में सिर्फ एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड की प्रेजेंस होती है। एंड बेस सीक्वेंस इन अ कोडॉन इज ऑलवेज इन 5 और 3 डायरेक्शन। और ये जो बेस कोडॉन है वो हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में होगा। इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड। जितने भी हमारे अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिनके भी अंदर जेनेटिक कोड है, वो ट्रिपलेट कोड में फॉर्म है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है द जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। जेनेटिक कोड की डिस्टिंक्ट पोलैरिटी होती है। जेनेटिक कोड शोज डेफिनेट पोलैरिटी, दैट इज डायरेक्शन। जेनेटिक कोड एक डेफिनेट पोलैरिटी, एक डेफिनेट डायरेक्शन शो करता है। It therefore is always read in 5 to 3 direction, not in 3 to 5। और इसको हमेशा ये जो इसकी डायरेक्शन ये अपनी शो करता है कि इसको जिस डायरेक्शन में मूव करना है वो 5 से 3 होती है, न कि 3 से 5। अदरवाइज मैसेज विल चेंज। अगर यहाँ से 3 से 5 होगा तो मैसेज चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल 5AUG3 होना चाहिए 3AUG5, राइट, लेकिन क्या हो जाएगा वो 5AUG3। थर्ड है, यहाँ पर थर्ड कैरेक्टर है जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। जो जेनेटिक कोड है वो ओवरलैप नहीं करता। कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, दैट इज ईच सिंगल बेस इज अ पार्ट ऑफ ओनली वन कोडॉन। यहाँ पे जो सिंगल बेस होता है वो सिर्फ एक कोडॉन प्रेजेंट होता है, एक कोड प्रेजेंट होता है। एडजेसेंट कोडॉन्स डू नॉट ओवरलैप। एक कोड के ऊपर दूसरा कोड ओवरलैप नहीं करेगा। If non-overlapping, then with 6 consecutive bases, only 2 amino acid molecules will be in the chain. If non-overlapping, अगर वो overlap नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए यहाँ पर कि जब हमारे 3 नाइट्रोजन बेस में सिर्फ एक अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, तो अगर यहीं पर 6 नाइट्रोजन बेस हो जाएंगे तो कितने कोडॉन प्रेजेंट होंगे, मतलब कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे यहाँ पर 2। Had it been overlapping time with 6 bases, there would be 4 amino acid molecules in a chain। लेकिन अगर यहीं पर 6 बेस में 2 अमीनो एसिड प्रेजेंट होने चाहिए तो ओवरलैपिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर यहीं पर 6 नाइट्रोजन बेस में 4 अमीनो एसिड्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो ये कंडीशन हो जाएगी ओवरलैपिंग वाली, राइट। अगर 6 में 6 नाइट्रोजन बेस में 2 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, they will not overlap। If in 6 nitrogen bases there are 4 different amino acid molecules, they will be overlap। Experimental evidence is in favor of non-overlapping nature। लेकिन जब कभी भी एक्सपेरिमेंट किया गया है किसी की डीएनए के कोड के में, तो यही पाया गया है कि ओवरलैपिंग नेचर नहीं होता, नॉन ओवरलैपिंग नेचर होता है। फोर्थ है जेनेटिक कोड इज कॉमनलेस। जेनेटिक कोड इज कॉमनलेस, देयर इज नो गैप और पंक्चुएशन मार्क बिटवीन सक्सेसिव और कंसेक्यूटिव कोडॉन्स। जब हम कोडॉन्स को लिखते हैं यानी कि AUG53, इनके बीच में कोई भी गैप या कोई पंक्चुएशन कुछ भी नहीं होता है, ना सक्सेसिव ना कंसेक्यूटिव। जेनेटिक कोड हैज अ डीजेनरेसी। Genetic code has degeneracy. Usually single amino acid is encoded by a single codon। वैसे तो हमेशा सिंगल कोडॉन से सिर्फ एक, मतलब सिंगल कोडॉन हमेशा एक अमीनो एसिड से एनकोड होता है, कनेक्ट होता है। However, some amino acids are encoded by more than one codon। लेकिन कभी कभी बहुत सारे, या कह सकते हैं सब, यानी कि कुछ अमीनो एसिड्स यानी कि एक से ज्यादा कोडॉन के साथ एनकोडेड होते हैं। एग्जाम्पल है सिस्टेनाइन हैज 2 कोडॉन। सिस्टेनाइन के 2 कोडॉन्स होते हैं, व्हाइल आइसोल्यूकाइन हैज 3 कोडॉन। यहीं पर आइसोल्यूकाइन की बात करें तो 3 कोडॉन होते हैं। दीज आर द अमीनो एसिड्स, सिस्टीन एंड आइसोल्यूकाइन, दे आर द अमीनो एसिड्स। दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी ऑफ द कोड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी ऑफ द कोड। वैसे तो सिंगल अमीनो एसिड सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कोडॉन से एनकोडेड होता है, कनेक्ट होता है, लेकिन किसी किसी केस में कुछ अमीनो एसिड्स एक या
एक से ज्यादा कोडॉन से एनकोडेड होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं डीजेनरेसी। डीजेनरेसी ऑफ द कोड इज एक्सप्लेन बाय वोबल हाइपोथेसिस। ये जो डीजेनरेसी है ना कोड की, ये वोबल हाइपोथेसिस के थ्रू एक्सप्लेन की गई थी। द फर्स्ट टू बेसिस इन डिफरेंट कोडॉन्स आर आइडेंटिकल बट द थर्ड वन वेरीज। बताया गया था कि जहां पर हमारे टू नाइट्रोजन बेसिस हैं, सॉरी जहां पे हमारे तीन नाइट्रोजन बेस होते हैं, सॉरी तीन नाइट्रोजन बेस होते हैं, तीन नाइट्रोजन बेस में जो दो नाइट्रोजन बेस है वो तो हमारे डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो थर्ड वन होता है वो हमारा आइडेंटिकल, सॉरी जो हमारे दो कोडॉन्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से सेम, और जो थर्ड होता है वो वेरी होता है। वेरी मतलब डिफर होता है उन दोनों से। 6 कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड कैसा है? यूनिवर्सल है। बाय and large in all living organisms, the specific codon specifies same amino acid। देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं कहीं ना कहीं सेम कोडॉन सेम अमीनो एसिड के साथ स्पेसिफाई होते हैं। हर किसी ऑर्गेनिज्म में, ऐसा नहीं है ह्यूमंस में अलग हुआ किसी और में अलग हो गया। एग्जाम्पल codon AUG always specify amino acid मेथेनॉइन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस। जैसे कि जो हमारा कोडॉन होता है AUG, ये हमारा मेथेनॉइन अमीनो एसिड से स्पेसिफाई है, मतलब प्रोड्यूस्ड हुआ है, और ये सिर्फ हमारे ह्यूमन बींग्स में ही नहीं बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, अदर एनिमल्स एंड आल्सो ह्यूमन बींग्स, यानी कि यूनिवर्सल है, चेंज आ ही नहीं सकता। सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक है दैट जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिग्यूअस। Genetic code is non-ambiguous. Specific amino acid is encoded by a particular codon. अभी जस्ट हमने पढ़ा कि अपना एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड पर्टिकुलर कॉडन के साथ एनकोडेड होता है। ऑल्टरनेटिवली टू डिफरेंट अमीनो एसिड्स विल नेवर बी एनकोडेड बाय द सेम कॉडन। दो डिफरेंट अमीनो एसिड्स एक सेम कॉडन के साथ एनकोडेड नहीं हो सकते। नॉन एम्बिगियस जेनेटिक कोड कैसा हो गया? नॉन एम्बिगियस हो गया। नॉन एम्बिगियस का मतलब है कि एक कॉडन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के साथ एनकोडेड होगा, ना कि अलग अलग के साथ। एट्थ है इनिशिएशन कॉडन एंड टर्मिनेशन कॉडन। ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, इनिशिएशन कॉडन और टर्मिनेशन कॉडन। AUG is always an initiation codon in any and every mRNA। यहाँ पर ये जो AUG कॉड है ये हमेशा इनिशिएशन कॉडन होता है किसी भी mRNA में। AUG कोड्स फॉर अमीनो एसिड मेथेनॉइन, और ये जो AUG कॉड होता है कौन से अमीनो एसिड के साथ एनकोडेड होता है? मेथेनॉइन के साथ। आउट ऑफ 64 कॉडॉन्स 3 कॉडॉन्स, यहाँ पे 64 कॉडॉन्स में से 3 कॉडॉन लिखे हुए हैं UAA, UAG, UGA आर टर्मिनेशन कॉडॉन। ये हमारे टर्मिनेशन कॉडॉन है which terminate the process of elongation of polypeptide chain as they do not code for amino acid। ये टर्मिनेट कर देते हैं। ये कैसे कॉडॉन है? ये टर्मिनेटिंग कॉडॉन है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। क्यों नहीं बढ़ने देते? क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक अमीनो एसिड के साथ एनकोडेड नहीं होते। और पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स बढ़ते चले जाना। जितने ज्यादा अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से प्रोड्यूस्ड होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, चेन उतनी लंबी होती चली जाएगी। लेकिन जब अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं तो अपने कोड को भी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन UAG, UGA और UAA जब ये किसी अमीनो एसिड के साथ एनकोडेड होते ही नहीं है तो अमीनो एसिड प्रोड्यूस्ड हो या ना हो पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनेगी। नाइन्थ है यूनिवर्सल। नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक इसमें यूनिवर्सल है। यूजुअली इन ऑल ऑर्गेनिज्म द स्पेसिफिक कोडॉन स्पेसिफाई सेम अमीनो एसिड। ये तो हमने पढ़ लिया कि जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म है ऑल ओवर द वर्ल्ड हर किसी का स्पेसिफिक कोडॉन अपने स्पेसिफिक अमीनो एसिड के साथ एनकोड होता है, हर किसी ऑर्गेनिज्म में सेम है। कोडॉन एंड एंटी कोडॉन। कोडॉन इज अ पार्ट ऑफ अ डीएनए। Codon is a part of DNA, that is AUG is a codon. It is always represented as 5UG3 and anticodon is a part of tRNA. Anticodon किसका पार्ट है? tRNA का पार्ट है।
It is always represented as 3UAC 5.9 point, right? 3UAC 5. अब हम लोग आ जाते हैं म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड पर। ये हम लोगों ने जितने भी पढ़े ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जेनेटिक कोड के। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन आप लोग 9th 10th 11th आप लोगों ने तीनों अपने क्लासेस में पढ़ा ही होगा। थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं दैट म्यूटेशन इज अ phenomenon in which sudden change in the DNA sequence takes place। देखिए डीएनए का अपना एक सीक्वेंस होता है, जैसे ये आपका पूरा हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए का, यहाँ पर क्या होगा, ये इसमें नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होंगे जिसमें एडेनाइन थायमिन के साथ अपनी पेयरिंग करेगा, साइटोसाइन आपका ग्वानिन के साथ पेयरिंग करेगा। इसी तरीके से सीक्वेंस चलता चला जाएगा, यही होता है हमारा। लेकिन जब डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस हो जाता है, सडन चेंज हो जाता है, दैट मीन कि ग्वानाइन ने एडेनाइन के साथ अपनी पेयरिंग कर ली और साइटोसाइन ने अपने थायमिन के साथ पेयरिंग कर ली, दैट मीन सडन चेंज, इट इज कॉल्ड म्यूटेशन। हम इसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से जो जीनोटाइप है यानी कि जो कैरेक्टर्स होते हैं बॉडी के आगे आने वाली जनरेशन में वो चेंज हो जाते हैं। Along with recombination, mutation is raw material for evolution as it also results in variation। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ये मदर का एंड ये फादर का जिसमें म्यूटेशन हो चुका है, म्यूटेशन मतलब सीक्वेंस में चेंज आ चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये मदर के और फादर के जो डीएनए रिकॉम्बाइन होंगे, राइट। रिकॉम्बाइन होने के बाद डीएनए का सीक्वेंस पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आने वाली जनरेशन होती है उसमें क्या है, वेरिएशन आ जाते हैं। वेरिएशन मतलब कि वो इवॉल्व हो जाता है कि उसके बॉडी में ये कैरेक्टर नहीं आया लेकिन पेरेंट्स में है, क्यों आ गया, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। So this is the result. And during mutation, possibility of loss or gain of a segment of DNA results in the alternation in the chromosome। देखिए म्यूटेशन में क्या होता है कि हो सकता है कि कोई डीएनए का कोई सेगमेंट लॉस हो गया, कोई या फिर एक सेगमेंट उसका गेन हो गया, मतलब उसका एक सेगमेंट एक्स्ट्रा ज्वाइन हो गया, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम का अल्टरनेशन है वो भी हो जाता है। म्यूटेशन कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। ये भी हो सकता है कि जो डीएनए का म्यूटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बेस पेयर में ही चेंज हो। सिंगल बेस पेयर का मतलब है यहाँ पर कि एडेनाइन थायमिन के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एडेनाइन ग्वानाइन के साथ हो गया, बाकी का ग्वानाइन साइटोसाइन के साथ ही हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, बस सिर्फ और सिर्फ जो एक बेस पेयर है नाइट्रोजन बेस सिर्फ उसमें चेंज आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, इट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। और इससे जो डिजीज होती है ना, सिकल सेल एनीमिया होती है, इससे पॉइंट म्यूटेशन से सिकल सेल एनीमिया डिसीज हो जाती है, जो आप लोगों ने क्लास 11th और 10th में पढ़ा होगा। डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए कॉजेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और डिलीशन म्यूटेशन। इसमें एक और म्यूटेशन होता है एक और टाइप का, उसमें होता है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे 4 बेस पेयरिंग प्रेजेंट होनी चाहिए थी, राइट, 4 बेस पेयरिंग प्रेजेंट होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर एक बेस पेयरिंग क्या हो गई, गायब हो गई, लॉस्ट हो गई, गायब हो गई, जिसकी वजह से एक बेस पेयर यहाँ से गायब हो गया ना, इसको बोलते हैं डिलीशन म्यूटेशन, इट इज कॉल्ड डिलीशन म्यूटेशन। Insertion or deletion of one or two base changes the reading frame from the point of insertion of deletion। देखिए यहाँ पर क्या होता है, फिर डीएनए के एक या एक से ज्यादा, दो से ज्यादा बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस डिलीट हो गए हैं, मतलब उसमें बिल्कुल ही हट गए हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। Deletion of 3 or multiples of 3 bases result in the insertion or deletion of amino acids and reading frame remains unaltered from that point of onwards। अब यहाँ पे सिंपल है कि अगर यहाँ पे तो 1 और 2 बेस था, यहाँ पर अगर 3 या फिर 3 से ज्यादा बेस पेयरिंग गायब हो जाती है, दैट मीन कि उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं उनका डिलीशन होना, क्योंकि 3 नाइट्रोजन बेस में एक अमीनो एसिड प्रेजेंट रहता है, राइट। तो यहाँ पर जब 3 नाइट्रोजन बेस पेयर ही डिलीट हो गए तो यहाँ पर जो अमीनो एसिड है
उसका भी तो डिलीशन हो गया. दिस इज द नेक्स्ट वन इज tRNA, द एडेप्टर मॉलिक्यूल. Scientists considered that there has to be a mechanism in which tRNA will read the codon and also simultaneously binds with amino acid, as amino acid does not have any special capacity to read the codon. साइंटिस्ट ने इस चीज को थोड़ा सा पहचाना, समझा कि जो tRNA है वो कोडॉन को रीड कर सकता है, यानी कि कोडॉन मतलब जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है कोड के अंदर उसको रीड कर सकता है और उसको अमीनो एसिड्स के साथ बाइंड कर सकता है. लेकिन जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स के पास कोई स्पेशल कैपेसिटी नहीं होती वो किसी की कोडॉन की लैंग्वेज को रीड कर सके. सो tRNA इज कंसीडर्ड एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल. तो tRNA में एक स्पेशल कैपेसिटी, कोडॉन को रीड करने की कैपेसिटी होने की वजह से हम tRNA को एडेप्टर मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं. This role of tRNA was understood much later. इसका रोल बाद में समझ आएगा हम लोगों को. Clover leaf structure of tRNA possesses an anticodon loop that has bases complementary to the codon. देखिए क्लोवर लीफ की बात करें हम लोग यहाँ पर देखिए एंटीकोडॉन प्रेजेंट है, एंटीकोडॉन यहाँ प्रेजेंट है, ये एंटीकोडॉन लूप है. इट इज कॉल्ड एंटीकोडॉन. It is called anticodon. It shows amino acid acceptor and 3 and having unpaired CCA bases. यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये एंटीकोडॉन क्यों है, बिकॉज यहाँ पर अमीनो एसिड एक्सेप्टर थर्ड पॉइंट पे प्रेजेंट है, थर्ड एंड पे प्रेजेंट है, जहां पर अनपेयर्ड CCA बेस प्रेजेंट है. यहाँ पर जो CCA बेस है वो अनपेयर्ड है, दैट इज अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट to which amino acid binds. यहाँ पे amino acid binding site है जहाँ पर amino acid binds होते हैं. And for every amino acid there is a specific tRNA. और हर किसी specific every amino acid के पास अपना खुद का particular tRNA होता है. Initiator tRNA is specific for methanoid. लेकिन हम commonly बात करें starting point में जो tRNA है वो methanoid amino acids के साथ bind रहता है. There are no tRNA for stop codons. कोडॉन को स्टॉप करने के लिए कोई tRNA नहीं होता, बस उसकी लैंग्वेज को रीड करने के लिए होते हैं tRNA. In the actual structure, the tRNA molecules looks like inverted L. अगर हम लोग एक एक्चुअल स्ट्रक्चर देखें तो tRNA का जो मॉलिक्यूल है इन्वर्टेड L की जगह दिखेगा. इन्वर्टेड L होता है उसकी तरह 3D स्ट्रक्चर जो होता है उस तरीके से यहाँ पे दिखाई देता. Next is translation, that means protein synthesizes. Translation is the mechanism in which codon of mRNA are translated and specific amino acids in a sequence form a polypeptide on ribosome. अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा आपका tRNA वाला, उसके बाद आता है ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसाइजेस. ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जो हमारे कोडॉन है वो हमारे मैसेंजर आरएनए mRNA में ट्रांसलेट हो जाते हैं. ट्रांसलेट होने के बाद अपने स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के साथ एक बाइंड हो जाते हैं, सीक्वेंस बना लेते हैं और इसी तरीके से एक चेन बन जाती है पॉलीपेप्टाइड और राइबोसोम्स. ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द सेल. देखिए हमारे बॉडी में जितने भी टाइप्स के प्रोटीन्स हैं वो सब सेल में सिंथेसाइज होते हैं विद इन इटसेल्फ, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर. एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स अमीनो एसिड्स. ट्रांसलेशन के लिए अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक mRNA, tRNA, राइबोसोम्स, ATP, मैग्नीशियम आयंस, एंजाइम्स, एलोंगेशन, ट्रांसलोकेशन एंड रिलीज फैक्टर्स. एंड अमीनो एसिड्स फॉर्म्स रॉ मटेरियल फॉर प्रोटीन सिंथेसाइसिस. अमीनो एसिड्स ही हमारे प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं. And about 20 different types of amino acids are known to form proteins. कहा जाता है कि हमारी बॉडी में 20 different types के amino acids हमारे different proteins को synthesize करते हैं. And these are available in the cytoplasm, जो कि हमारे cytoplasm में available होते हैं. DNA controls synthesis of proteins having amino acids in specific sequence. देखिए हमारी बॉडी में जितनी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है उतने ही प्रोड्यूस होते हैं, बाकी को उनको कंट्रोल करने के लिए डीएनए वर्क करता है. एंड दिस कंट्रोल इज पॉसिबल थ्रू ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए. और ये कंट्रोल प्रोटीन को एक
पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में ही रिलीज्ड होना है, इतना ही उनको सिंथेसाइज होता है। इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए, एमआरएनए हेल्प करता है। एंड जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड, और जेनेटिक कोड प्रोड्यूस्ड होते हैं और जेनेटिक कोड अपने एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स के साथ बाइंड हो जाते हैं। थर्ड है आरएनए सर्व्स एज इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन। ये हम आरएनए की बात करें तो आरएनए हमारा कहीं ना कहीं डीएनए और राइबोसोम्स के बीच की कड़ी है। मैंने आपको एक सीरीज लिखवाई थी डीएनए, डीएनए से हमारे आरएनए बनते हैं, आरएनए से हमारे राइबोसोम से, राइबोसोम से हमारे प्रोटीन है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आरएनए क्या है, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है डीएनए और प्रोटीन के बीच का, जो कि राइबोसोम्स को बनाता है और राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइसिस में हेल्प करते हैं। Each ribosome consists of large and small subunits. हर एक राइबोसोम्स में लार्ज और स्मॉल सबयूनिट्स होती हैं एंड these subunits occur separately in cytoplasm। और ये सारी की सारी यूनिट एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं होती बल्कि साइटोप्लाज्म में अलग अलग जगह पे अपने स्प्रेड होती है। Only during protein synthesis these two subunits get associated together due to magnesium ions। और सिर्फ ये जो यूनिट्स हैं, ये लार्ज यूनिट और स्मॉल सब यूनिट्स, ये वैसे तो सेपरेट होती है पूरे साइटोप्लाज्म में, लेकिन जब हमारे साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है तो प्रोटीन सिंथेसाइसिस के टाइमिंग पर ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं ये दोनों एसोसिएट हो जाती है, यानी कि दोनों मिल जाती है और मैग्नीशियम आयंस को बनाती है। A ribosome has one binding site for mRNA and 3 binding sites for tRNA। राइबोसोम्स में एक बाइंडिंग साइट होती है सिर्फ mRNA के लिए और 3 बाइंडिंग साइट्स होती हैं tRNA के लिए। दे आर P साइट, जैसे हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड tRNA साइट, एंड A साइट अमीनो एसिडाइड tRNA साइट, एंड E साइट एग्जिट साइट। 3 साइट हो गई, 3 बाइंडिंग साइट्स हो गई tRNA के लिए, एक हो गई P साइट, एक हो गई आपकी ए साइट, एक हो गई आपकी ई साइट। ओनली फर्स्ट टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली एंटर्स पी साइट ऑफ राइबोसोम। सिर्फ और सिर्फ जो पहला मॉलिक्यूल आएगा ना टीआरएनए अमीनो एसिड का, वो डायरेक्ट पी साइट में एंटर हो जाता है। इन यूकैरियोट्स अ ग्रूव इज प्रेजेंट बिटवीन टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। लेकिन ये यूकैरियोट्स में बात करें तो यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स की ये सब यूनिट्स होती हैं वो ग्रूव में प्रेजेंट होती है। ग्रूव का मतलब है एक बहुत सारे ग्रुप में प्रेजेंट, एक तरीके से क्रू बना के बहुत सारे एक जगह पे एक ही जगह प्रेजेंट होती है। एंड इट प्रोटेक्ट्स द polypeptide chain from the action of cellular enzymes and also protects mRNA from the action of nuclei। इसमें क्या करना हो, इसमें क्या करता है, क्या प्रोटेक्ट करता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है किसी भी सेलुलर एंजाइम्स के साथ एक्शन ना करे, और जो mRNA है वो न्यूक्लियोसाइड्स के साथ कोई भी एक्शन ना करे। तो ग्रुप एक साथ प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप का मतलब है कि बहुत सारी यूनिट एक ही जगह पे इकट्ठा होकर प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स में, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को सेलुलर एंजाइम, सेल की एंजाइम से एक्शन करने से रोकती है और एमआरएनए को न्यूक्लियस एंजाइम के साथ एक्शन करने से रोकती है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप उनको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका मैकेनिज्म है आपका ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म वाला पार्ट आ जाएगा, उसको लेकिन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। आशा है यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है तो एक बार जरूर अपने नोट्स बना के रिवाइज करते चलिए। ओके, बाकी की कोशिश करेंगे कि जल्दी चैप्टर आपका फिनिश हो जाए इजी वे में, राइट, क्योंकि काफी टाइम नहीं है अब हमारे पास। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय टू ऑल एंड थैंक यू।